पंजाब के ज़रकपुर में बदमाशों से मुठभेड़, लॉरेंस गैंग का बदमाश लविस ग्रोवर गिरफ्तार किया गया है और बदमाश लविस के पास से हथियार भी बरामद किए गए। बदमाश लविस ग्रोवर पर 10 केस दर्ज हैं। तो लविस ग्रोवर की गिरफ्तारी 10 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं और ज़रकपुर में ये एनकाउंटर, ये कार्रवाई, ये एक्शन पुलिस की तरफ से किया गया। लॉरेंस गैंग का बदमाश है लविस ग्रोवर, 10 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद इसको गिरफ्तार भी किया है। और लखनऊ पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश अजय द्विवेदी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उस पर महिला को अगवा कर उसकी हत्या का आरोप है। लखनऊ के मलिहाबाद में महिला के साथ लूट, हत्या और रेप का प्रयास करने वाले बदमाश अजय द्विवेदी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। लखनऊ पुलिस ने आरोपी अजय द्विवेदी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। एनकाउंटर में ढेर बदमाश के पास से मृतक महिला का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मारा गया बदमाश अजय 2 दिन पहले महिला को अगवा कर मलिहाबाद के वाजिद नगर ले गया। यहाँ उसने एक आम के बाग में महिला से रेप की कोशिश की और फिर उसकी हत्या कर दी थी। फायर लगे, अभी हम लोग जा रहे हैं, उसके द्वारा भी कई फायर किए गए पुलिस पार्टी पर और उसको इलाज करेंगे। जो एक इसकी एक जिस मोटरसाइकिल पे सवार था, एक मोटरसाइकिल, अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके पास एक हमेशा है और इसके अलावा 2 मोबाइल फोन थे और कुछ लाइटर है। मुख्य आरोपी अजय पर 23 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके भाई दिनेश पर भी 9 केस दर्ज हैं। दोनों का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। दिनेश को मलिहाबाद कस्बे के सन्यासी बाग से गिरफ्तार किया गया था। और खबर बिहार से। बिहार के अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में बदमाश चुनमुन झा ढेर हो गया। तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी था चुनमुन झा। 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो देखिए, चुनमुन झा जो कि वांटेड अपराधी था और तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी था, उसके साथ पुलिस की मुठभेड़, एसटीएफ की मुठभेड़ और इसमें मारा गया ये बदमाश। साथ ही 2 इंस्पेक्टर भी इस एनकाउंटर के दौरान घायल हुए। 5 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी था चुनमुन झा, जिसे इस एनकाउंटर में मार गिराया है पुलिस ने। बात नागपुर की। आज नागपुर दौरे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस जी दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम दंगा पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री नागपुर में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, साजिश के तार देश के दूसरे हिस्सों और बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। हिंसा में नागपुर के स्थानीय लोग नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल थे। अभी इसके तार तो उत्तर प्रदेश में जिसने किसी ने खून किया उससे जुड़ रहे हैं, किसी ने गुप्त बैठक के लिए उससे जुड़ रहे हैं, कोई एक पार्टी है उससे जुड़ रहे हैं, बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। और ये सारी बातें गृह विभाग माननीय देवेंद्र जी, इस पर देवेंद्र जी का मिनट टू मिनट ध्यान है और देवेंद्र जी ने सभागृह में बताया है कि कोई कहीं भी छुपा होगा उसको वहाँ से निकाल कर इस पर कड़क शासन होगा। वो जेल के पीछे रहेंगे, वो सलाखों के पीछे रहेंगे। पुलिस ने अब तक हिंसा मामले में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। मॉब को गैदर करके एड्रेस किया, इस प्रकार के वीडियोस भी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसने इस चीज को बढ़ाया है और वायलेंस को ग्लोरीफाई किया है। दंगों के मुख्य आरोपी फहीम को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जबकि सह आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने सबकी रिमांड 24 मार्च तक बढ़ा दी। एनआईए ने अपनी जांच में नागपुर के बाहर के दंगा करने वाले आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड और उनके 15 से 17 मार्च तक के सीडीआर क्रॉस चेक करेगी।
वहीं नागपुर हिंसा मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई आंख दिखाएगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। औरंगजेब विवाद और नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र का माहौल जहां गर्म है, वहीं मुंबई के जिमखाना क्लब में इफ्तार पार्टी में पहुंचे सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुस्लिम भाइयों को कोई भी आंख दिखाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और लखनऊ के काकोरी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां 2 भाइयों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ के बेहटा थाना क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या से हड़कंप मच गया। काकोरी में गला रेत कर की गई दोनों युवकों की शिनाख्त मनोज लोधी और रोहित लोधी के रूप में हुई है। मनोज ITI का छात्र है, जबकि रोहित रेलवे में नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक से खुर्रमपुर पावर हाउस की तरफ जा रहे थे। उसी समय पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने दोनों को रोककर वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काकोरी पुलिस हत्या की जाँच पड़ताल में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा के दौरान ऐलान किया कि देश में पिछले 10 साल में वो काम हुए हैं। इस दौरान उन्होंने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का भी दावा किया है। मोदी जी के आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अहम घोषणा करते हुए कहा कि मार्च 2026 से पहले देश के सभी हिस्सों से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार DRG, STF, CRPF, ITBP और BSF के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी ना पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है माननीय। और संभल में प्रशासन ने शीतला माता के पास बनी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने कहा कि ये सभी अवैध निर्माण थे, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई की गई। वीडियो संभल के चंदौसी इलाके में हुए बुलडोजर एक्शन का है। संभल में प्रशासन ने शीतला माता मंदिर के पास बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि विनियमित क्षेत्र में प्रशासन की इजाजत लिए बिना ये दुकानें बनाई गई थी। प्रशासन के नोटिस का जवाब नहीं देने पर दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने 5 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह विनियमित क्षेत्र का मैटर है और विनियमित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लिए बिना ये अवैध दुकानें बनवाई गई थी। इनको नोटिस दिया गया, उस नोटिस पर इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए ये दुकानें तोड़ दी गई हैं। सर, कितनी दुकानें तोड़ी गई हैं आज? 5 दुकानें तोड़ी। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई अब ये SDM कोर्ट से जो डिसाइड होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। शीतला मंदिर के पुजारी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि मंदिर 100 साल पुराना है और पुल निर्माण के चलते दुकानों को पीछे शिफ्ट किया जा रहा था। सब मंदिर की संपत्ति है और इसमें जो है पहले से ही यहाँ पर जो पूरा मंदिर निर्माण दुकानें बनी हुई थी और मंदिर था। अब जो इसके कारण, पुल के कारण इसको पीछे शिफ्ट किया गया था और इसमें SDM के, GM के सबके आदेश थे। मैं सबके पास गया था, उन्हीं के आदेश पे उन्होंने कहा था कि हम आपका निर्माण पीछे आपको शिफ्ट करा देंगे। उनके बावजूद अब ये लोग इस पर जो है वो चल रहा है मुकदमा। मंदिर की जगह पे कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं।
अब उन्हीं लोगों ने साजिश करके ये सब कराया है। और रामनवमी आने से पहले ही पश्चिम बंगाल का सियासी पारा बढ़ गया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी रैली की इजाजत को लेकर सियासी बयानबाजी चल। बीजेपी ने रामनवमी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अनुमति को लेकर कहा है कि वो इजाजत दें या ना दें, पश्चिम बंगाल में रामनवमी जरूर होगी। उसको जो मर्जी करने दीजिए। इस बार हिंदू ये त्योहार बहुत बढ़िया से मनाएगा। जो हिंदू है, जो फिजिकली फिट है, सीनियर सिटीजन की बात छोड़ दीजिए, वो सब सड़क में रहेगा, ध्वज लेकर और जय श्री राम की नारा लेकर और अपने तिलक लगा के हम लोग पीसफुली ये त्योहार मनाएगा। बाकी काम तो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी लोगों को अपने तरीके से त्योहार के निर्देश बदलने की कोशिश कर रही है। जो शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं जो हम लोग उन लोग को लेके निकलेंगे, तो ऐसा हिंदू लोग निकलेंगे नहीं, ये शुभेंदु का हाथ पकड़ के निकलेगा। हरियाणा के पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में 2 लोग घायल भी हुए। हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को विकास नगर में अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिन्ना के सिर में गोली मारी गई। फायरिंग में 2 और लोग भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल सका है। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हरियाणा में इस साल नेताओं की हत्या से जुड़ा ये तीसरा बड़ा मामला है। 14 मार्च को बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहर की हत्या हुई थी। इससे पहले 24 जनवरी को अंबाला के नारायणगढ़ में बीएसपी नेता हरबिलास रज्जू माजरा की हत्या कर दी गई थी। और सौरभ हत्याकांड को लेकर सौरभ के भाई ने कई खुलासे किए हैं। सौरभ के भाई ने कहा कि मुस्कान फिल्मी हीरोइन बनना चाहती थी, वो 2 बार घर से भाग चुकी है। मेरठ में हाल ही में हुए सौरभ हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। मृतक सौरभ के भाई बबलू ने कहा है कि मुस्कान लंबे समय से हीरोइन बनने का सपना देख रही थी। इसी सिलसिले में वो पहले भी 2 बार घर छोड़कर भाग चुकी थी। उससे पहले माधवपुरम बगी थी, उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी कि मतलब पिक्चरों में काम कर लें हीरोइन बनने के लिए। उसके बाद हमने जो है सौरभ से बोला कि भाई अब सही नहीं है, कि हमने केस फाइल करवा दिया था तलाक का, वो भी चालू हो गया था, लेकिन तलाक हुई नहीं। तलाक नहीं हुआ था क्योंकि वो इससे डर रहा था कि मेरे परिवार को फंसवा देगी उल्टा सीधा कुछ बोल के। मृतक के भाई बबलू ने मुस्कान के बैंक अकाउंट और लेन देन की जांच की भी मांग की है। उसका कहना है कि मुस्कान के अकाउंट की जांच होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि उसके संपर्क में कौन कौन था। सौरभ के भाई ने आशंका जताई कि पूरी घटना में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उसने मुस्कान के लिए फांसी की मांग की है। वहीं मेरठ पुलिस के मुताबिक सौरभ के कत्ल को अंजाम देने के बाद आरोपी साहिल और मुस्कान शिमला, मनाली और कसौल घूमने गए थे। मेरठ पुलिस की टीम शिमला, मनाली जाकर भी मामले की जाँच करेगी। और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाकर बसा रहा था। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश दिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह इन्हें दिल्ली एनसीआर में बसाने का काम भी कर रहा था। इस कार्रवाई में 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और उनके भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मोहम्मद इकबाल हुसैन उर्फ फरहान खान, रजीम मियां उर्फ राहुल विश्वास उर्फ अमित यादव और मोहम्मद मोमिन बदशाह उर्फ मोहम्मद मोमिन हुसैन उर्फ जितेंद्र यादव हैं। तीनों ही दक्षिण सुनामगंज जिला सिलहट डिवीजन बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये गिरोह बांग्लादेश से असम के रास्ते भारत में घुसपैठ कराता था और फर्जी दस्तावेजों की मदद से प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दिलाने में मदद करता था। फिर ये लोग फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर सरेआम भारत में रह रहे थे। तीनों के पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच के दिल्ली में सक्रिय अवैध प्रवासियों के इस नेटवर्क के खुलासे के बाद आगे इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक ने युवती को सरेआम जमकर पीटा। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां एक युवक ने एक युवती की सरेआम पिटाई कर दी। थप्पड़ मारते मारते वो लड़की के बाल खींचकर उसको दूसरी तरफ ले जाता है और फिर एक बार थप्पड़ मारने लगता है।
युवक उसे लगातार पीटता रहता है और लोग उसे रोकने की बजाय सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। युवती से मारपीट करने के बाद युवक ने उसका मोबाइल भी छीनकर जमीन पर पटक दिया। युवती ने अब तक मामले की शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी युवक और पीड़ित युवती दोनों की तलाश की जा रही है।